यस डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? सब ठीक ही होंगे ऐसी उम्मीद करता हूँ। आज करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट। अब इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट के बारे में करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में काफ़ी पढ़ चुके हैं। करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पढ़ चुके हैं। उसी करंट को ओम्स लॉ से अगर किसी कंडक्टर के दोनों एंड्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V इस्टेब्लिश कर दिया जाए तो V प्रोपोर्शनल टू I हमने पढ़ा ही था। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं तो एक कांस्टेंट आया था जिसको रेजिस्टेंस बोला था, तो वहाँ से भी करंट को पढ़ चुके हैं, I इक्वल टू V/R। इसी करंट को ड्रिफ्ट वेलोसिटी की टर्म में पढ़ चुके हैं, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताई गई थी कि जब कंडक्टर के दोनों एंड्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस इस्टेब्लिश कर देते हैं तो कंडक्टर में करंट जो फ्लो होने लगती है तो वो चार्ज कैरियर्स के एक एवरेज स्पीड के कारण जब वो ड्रिफ्ट करने लगते हैं उसके कारण जनरेट होती है। वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD यहाँ पे लिखी हुई है, उसकी टर्म में पढ़ चुके हैं। फिर करंट को करंट डेंसिटी की टर्म में पढ़ चुके हैं, करंट डेंसिटी J इक्वल टू I/A। फिर करंट को सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पढ़ चुके हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट जितने भी रेजिस्टेंस हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, सब में सेम करंट फ्लो होगी। पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिवाइड हो जाती है अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस, ज़्यादा रेजिस्टेंस में कम और कम रेजिस्टेंस में ज़्यादा करंट फ्लो हो जाती है। उसके बाद सेल के केस में पढ़ चुके हैं, करंट I इक्वल टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r। जब करंट लेते हैं सेल से तो उसके टर्मिनल्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको V बोलते हैं हम, टर्मिनल पोटेंशियल। जब करंट नहीं लेते हैं तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस उसके टर्मिनल्स के बीच का। तो उन दोनों के बीच का रिलेशन पढ़ चुके हैं, V इक्वल टू E-IR। वहाँ भी हम I को पढ़ चुके हैं। ये E-IR रिलेशन तब था जब बैटरी डिस्चार्जिंग पे थी, यानी सर्किट में करंट दे रही थी, यानी इस तरह से उसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकल रही थी। अगर सेल को चार्जिंग पे लगाया हुआ है यानी करंट उसके पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर रही है, तब यही रिलेशन V इक्वल टू E+IR हो जाता है, यानी तब उसके टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल उसके EMF से बड़ा हो जाता है। तो यहाँ तक इतना पढ़ने के बावजूद भी करंट के बारे में और भी कुछ अभी बाकी रह गया, और वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इस करंट के मेजरमेंट के लिए साइंटिस्ट हुए हैं किरचॉफ। उन्होंने अपने कुछ लॉज दिए, बहुत इम्पोर्टेंट हैं। कुछ प्रॉब्लम जो पैरेलल कॉम्बिनेशन की यहाँ इस तरीके से सॉल्व हो जा रही थी, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वगैरह निकालना, अब जो है क्या थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आई कि अगर यहाँ भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेल जोड़ दिए जाएं तो अब ये केवल सेल का ही कॉम्बिनेशन नहीं रहा, सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेज का भी। अब ये रेजिस्टेंसेस का पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं रहा, अब ये सेल्स का भी कॉम्बिनेशन हो गया। तो अब इनमें रेजिस्टेंस वाला जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का लॉ था, हो सकता है उससे प्रॉब्लम सॉल्व ना हो पाए। तो अब इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किरचॉफ्स लॉज हेल्प करते हैं, और वो किरचॉफ्स लॉज है क्या, उन्हें हमें यहाँ पढ़ना है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। ये सब बातों का हल्का सा आपका रिवीजन हो गया होगा। तो चलिए किरचॉफ्स के लॉ स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं किरचॉफ्स लॉज। फर्स्ट लॉ, बार बार मैं थोड़ी थ्योरी लिखता रहता हूँ ताकि आपको साथ साथ अपने नोट्स बनाने में हेल्प मिले। फिर डाउनलोडिंग वाला जो एक्स्ट्रा वर्क, उससे आप बच सकते हैं। यहीं से आपका डाउनलोडिंग वाला काम भी कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट लॉ, जिसका दूसरा नाम जंक्शन लॉ भी है, क्योंकि इसमें बार बार जंक्शन का यूज होगा। जंक्शन से मतलब है जहाँ एक या एक से ज़्यादा करंट आके मिलेंगी और फिर वहीं से वो सारी करंट एक या दो करंट के रूप में डिवाइड होकर आगे निकल जाएंगी। आने वाली करंट ज़्यादा भी हो सकती है, 3 हो सकती हैं, जाने वाली सिंगल भी हो सकती है, 2 भी हो सकती हैं।
आने वाली एक हो सकती है, जाने वाली एक से ज़्यादा हो सकती हैं, वो सब जंक्शन पे ही आएंगे, जंक्शन से ही फिर आगे डिवाइड हो जाएंगी। इसीलिए इसका नाम जंक्शन लॉ पड़ा है। डायग्राम कुछ इस तरह से होगा। ये मान लिया किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट का जंक्शन है और इस पे कुछ करंट्स आ रही हैं, ये I1, ये I2, ये I3, और यहाँ से जाने वाली करंट्स हैं I4, I5। ये अपना जंक्शन है। तो इस जंक्शन लॉ में किरचॉफ्स रूल में क्या बताया गया, दिस लॉ स्टेट्स दैट at a junction in an electrical circuit, the algebraic sum of all currents is zero. एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स एट द जंक्शन, जंक्शन के अलावा जो और करंट्स हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं। एट द जंक्शन एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स इज ज़ीरो, यानी सिग्मा आई इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ एल्जेब्रिक से मतलब समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होती करंट तो फिर मैं वेक्टर सम यहाँ पे मुझे लिखना पड़ता। अब ये एल्जेब्रिक सम की बात हो रही है, इसके लिए कुछ साइन कन्वेंशंस लेके चलने पड़ेंगे, और वो साइन कन्वेंशंस इस तरह से हैं कि जंक्शन की तरफ आने वाली करंट्स को हम लेंगे पॉजिटिव और जंक्शन से दूर जाने वाली करंट्स को हम ले लेंगे निगेटिव। वो एल्जेब्रिक सम होगा कि भाई कुछ करंट प्लस होंगी, कुछ माइनस होंगी, उनका सम जो है वो टोटल जीरो होगा। यानी इस डायग्राम में, दैट इज फ्रॉम द डायग्राम I1, I2, I3 ये करंट जंक्शन की तरफ आ रही हैं तो इनको पॉजिटिव लिया। I4, I5 जंक्शन से दूर जा रही है, इनको निगेटिव लिया, और सब का सम आना चाहिए जीरो लॉ के अकॉर्डिंग। चाहो तो इन माइनस वाली टर्म को उधर ले जाओ तो दूसरी तरह से इसको लिख सकते हैं ऐसे I4 प्लस I5। तो दोनों में से कोई भी जो भी आपको कन्वीनियंट लगे यूज कर सकते हैं। तो साइन कन्वेंशन जो बताया गया थोड़ा सा उसको याद रखेंगे। करंट्स कमिंग टूवर्ड्स द जंक्शन आर टेकन पॉजिटिव, एंड सेकंड है करंट्स गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन आर टेकन एज निगेटिव। बस ये साइन कन्वेंशन याद रखेंगे। तो बाकी ये हो गया फर्स्ट लॉ। अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस जंक्शन की दो बात पहले आ चुकी है, फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं, जंक्शन लॉ भी बोलते हैं। MCQ का क्वेश्चन अक्सर आता रहता है कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ को किस दूसरे लॉ के नाम से भी जानते हैं। तीसरा है एक कंजर्वेशन लॉ पे भी ये बेस्ड है। कैसे कि जितना चार्ज इन तीन करंट्स के थ्रू फ्लो होके आया होगा, चार्ज फ्लो होने से ही करंट फ्लो होती है। नेगेटिव चार्ज माने तो इधर बाहर गया होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है। तो जितना चार्ज कहें नेगेटिव चार्ज इन रास्तों से गया, या ये कह दो पॉजिटिव चार्ज इन रास्तों से आया, उतना ही चार्ज इन दो रास्तों से ट्रांसफ़र हुआ होगा। यानी टोटल आने वाली क्वांटिटी ऑफ चार्ज की इक्वल टू टोटल जाने वाली क्वांटिटी। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन है, यानी आने वाले चार्ज और जाने वाले चार्ज की क्वांटिटी में नो चेंज, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो इस बात को यहाँ भी लिखेंगे और याद रखेंगे इसको। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अगर आने वाला चार्ज मान लीजिए ज़्यादा हुआ होता, मान लीजिए 50 कूलाम, और जाने वाला चार्ज 40 कूलाम हुआ होता,
तो इसका मतलब चार्ज कंजर्व नहीं रहा, बाकी 10 कूलाम चार्ज कहीं जंक्शन पे रह गया है। और यहाँ जंक्शन पे कोई भी चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होता, जितना पीछे से आया उतना ही आगे सप्लाई हो जाता है। चाहे सिंगल करंट ही क्यों ना हो, अकेली का सम ही इन तीनों के बराबर हो जाएगा। फिर जितना चार्ज इन तीनों रास्तों से आया उतना ही चार्ज इस अकेले रास्ते से चला जाएगा, यानी चार्ज कंजर्व रहेगा। चलिए, ये बात क्लियर हो गई होगी। एक छोटा सा एक डायग्राम के रूप में इसको समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल लेकर कराता हूँ इसको, ये आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ जाते हैं यहाँ से। तो 3 बातें फर्स्ट लॉ के बारे में हो गई। फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं किरचॉफ का, और इसको जंक्शन लॉ भी बोलते हैं। और तीसरी बात इंपॉर्टेंट आई कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे ये बेस्ड है। एमसीक्यू में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड भी, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जंक्शन लॉ के नाम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और फर्स्ट लॉ तो जनरली है ही। तो इसका छोटा सा एग्जांपल अगर हम अप्लाई करके देखें, हमें कोई इस तरह का सर्किट मिला। ये डिफरेंट रेजिस्टेंसेज हैं, ये R1, ये R2, ये R3, ये R4, ये R5, ये R6, R7, R8। यहाँ से मान लीजिए 20 एम्पियर करंट आई इधर से, तो इसको मैं चलो I1 कह देता हूँ। ये करंट यहाँ पे 2 रास्तों में डिवाइड हो गई, जंक्शन लॉ लागू होगा। करंट आने वाली है 20, जाने वाली है 2, 3 जाने वाली 2 का सम इसके बराबर होना चाहिए। तो अगर इधर यहाँ से 17 एम्पियर करंट चली गई, अगर इसमें I2 कहूँ, और इस 17 में से कुछ इधर भी डिवाइड हो गई, इसको अगर I3 नाम दिया जाए, तो मान लीजिए 5 एम्पियर इधर गई। इधर से भी कुछ करंट इधर आ रही थी, मान लीजिए उसको I4 कह देता हूँ। I4 मान लीजिए 10 एम्पियर आई। इसमें से कुछ करंट इधर आई, और ये मान लीजिए हम कह देते हैं I5, और ये हमारी I6। तो अब इसमें कुछ करंट की वैल्यू पूछ रहे हैं। I6, इसको I7 बोल देता हूँ यहाँ, ये जो I इधर से I7। जिनकी वैल्यू नहीं लिखी गई उनकी वैल्यू आप कैलकुलेट कीजिए फर्स्ट लॉ के हिसाब से कितनी कितनी होनी चाहिए। इधर ये I7, I8 यहाँ पे लिख देता हूँ, या ऐसा करते हैं रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग उनके नाम लिखते हैं। ये I2 लिख देता हूँ, अच्छा रहेगा। ये I3 लिख देता हूँ R3 के लिए। ये I5 ठीक है, ये I4 कर देता हूँ, ये I6 ठीक रहेगा, ये I8 R8 के साथ I8, और इसको I7 ऐसा लिखना ज़्यादा ठीक रहेगा। I1, I2, I3, I5, I4, I6, ये बेटर रहेगा। तो अब जो अननोन वैल्यू है वो एक I5 की है, I2 की है, I8, I6 की वैल्यू हमें दी गई थी शायद 5 एम्पियर, ठीक है। ये वैल्यूज बाकी हमें निकालनी है, और किरचॉफ का फर्स्ट लॉ हमारे पास है। तो सिंपल फर्स्ट लॉ लगाएं कि जंक्शन, पहला जंक्शन हमारा ये हुआ, जंक्शन पे आने वाली करंट है 20 एम्पियर, जाने वाली 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई। अगर एक पार्ट उनमें 17 एम्पियर है तो दूसरा पार्ट 3 एम्पियर हो गया होगा, तो ये हमारी होगी 3 एम्पियर। ये 3 एम्पियर जब आगे इस जंक्शन पे गई तो इधर से 10 एम्पियर इधर से आई, 3 एम्पियर इधर से गई। जंक्शन पे आने वाली टोटल करंट हो गई 10 ये और 3 ये 13 हो गई। और जंक्शन से फिर गई है एक करंट ये I5, तो जाने वाली करंट इक्वल होनी चाहिए आने वाली दोनों करंट्स का सम। तो जंक्शन पे आई है 13 एम्पियर और गई है केवल ये, तो इसकी वैल्यू हमारी 13 एम्पियर हो जानी चाहिए। अब इधर ले लेते हैं, 17 एम्पियर इस जंक्शन पे आई, 17 में से 5 एम्पियर इधर निकल गई, तो बची कितनी 12 एम्पियर। तो 12 एम्पियर हमारी इस
I7 की वैल्यू हो जानी चाहिए। जंक्शन लॉ अप्लाई किया। अब ये 5 एम्पियर इधर से आई, 13 एम्पियर ये ऊपर से आ रही थी, आने वाली टोटल करंट हो गई 18, तो ये हमारी I8 की वैल्यू हो जानी चाहिए 18 एम्पियर। तो अगर फर्स्ट लॉ क्लियरली समझ में आ गया है तो फिर इस तरह के जंक्शन जहाँ भी होंगे हम किरचॉफ्स लॉ फर्स्ट अप्लाई करके और इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट वाला जो हमारा पोर्शन है उसको अप्लाई करते जाएंगे और हमारी करंट का आंसर ठीक आता जाएगा। आगे के न्यूमेरिकल में बहुत काम आने वाला है ये। अब लेते हैं किरचॉफ्स सेकंड लॉ। जिस तरह से फर्स्ट लॉ का दूसरा नाम था जंक्शन लॉ, सेकंड लॉ का भी एक नाम है लूप लॉ। अभी सर्किट बनाऊंगा, उसमें जो लूप जो होते हैं क्या होते हैं वो उसमें बताऊंगा क्या है लूप। और ये भी कंजर्वेशन लॉ पे बेस्ड है। वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड था, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, वो भी मैं बाद में समझाऊंगा। तो एक बार मैं सर्किट बना देता हूँ ताकि इस लॉ को समझा जा सके। इस तरह से ये कोई सेल है जिसका EMF E1 है और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R1 के साथ कनेक्टेड है। इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ कंसिडर नहीं किया गया अभी। ये दूसरी सेल है, इसका EMF E2 है और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R2 के साथ कनेक्टेड है। और इस सर्किट में आगे जाके एक थर्ड रेजिस्टेंस है R3। बहुत ही सिंपलेस्ट एग्जांपल इसके लिए लेके चल रहे हैं ताकि ये इजीली समझ में आ जाए। फर्स्ट सेल मान लेते हैं सर्किट में I1 करंट भेज रही है, सेकंड सेल सर्किट में मान लीजिए I2 करंट भेज रही है। दोनों करंट इस जंक्शन पे आके मिलती हैं और यहाँ से आगे मान लीजिए थर्ड करंट बन के चलती है। तो ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे I3 की वैल्यू क्या होनी चाहिए। जंक्शन लॉ के अकॉर्डिंग I3 मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ I1 प्लस I2, क्योंकि आने वाली करंट जंक्शन पे उनका सम इक्वल टू जाने वाली करंट। अब इसमें अगर मैं इसका नाम लिख देता हूँ ABCDEF, तो मेरा एक लूप बन जाता है ये ABCDA, जहाँ से चले वहीं पे हमें एंड करना है, तो वो हमारा एक बन जाता है लूप। मर्जी है हमारी, हम किसी से भी चल के उसी पे एंड कर दें। ए से ज़रूरी नहीं है ABCDA ही कर दें, ADCBA कह सकते हैं, बी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं से भी आप स्टार्ट कर लीजिए, बस वहीं पे हमें एंड करना है, ये ध्यान रखना है। तो ये क्योंकि इसमें लूप दो बने हुए हैं, फर्स्ट लूप ये, सेकंड लूप ये, क्योंकि हम लूप में कुछ अभी अप्लाई करने वाले हैं, इसीलिए इसको लूप लॉ भी कहा गया। अब ये लॉ है क्या, इसका स्टेटमेंट देखते हैं। दो तरह से इसको स्टेट किया गया है। एक तो यह है कि किसी भी लूप में सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंसेस इज जीरो। जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस किसी लूप में होंगे सबका एल्जेब्रिक सम जीरो आएगा। एक तो ये है। दूसरा थोड़ा सा इजी जो मेरी समझ में है, थोड़ा सा आसान पड़ेगा, वो ये कि एक तो पोटेंशियल डिफरेंस बनता है करंट और रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करके, और एक इनके EMF जो हैं वो भी वोल्टमीटर जोड़ के पोटेंशियल डिफरेंस के रूप में नापे जाते हैं। जब सेल से करंट नहीं ली जाती तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम EMF बोल देते हैं, वो फ़र्क कितना है। तो हम जो सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू जीरो ये बताया गया था, इसमें एक पार्ट तो पोटेंशियल डिफरेंस का लेंगे करंट और रेजिस्टेंस की प्रोडक्ट वाला, उसको एक साइड लेंगे, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वाला पार्ट लेंगे सेकंड वाला। दोनों का सम जीरो है ये। तो यहाँ तो दो पार्ट्स में कैसे लिख सकते हैं इसको कि I और R की प्रोडक्ट तो एक पार्ट हो जाएगी और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जितने भी हैं उनका दूसरा पार्ट हो जाएगा और उनका आंसर आएगा जीरो। तब अब इनमें से एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो सकता है। अब
वो देखेंगे कि कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा। बस हम क्या लिखेंगे कि वह अगर इनका सम 0 होता है तो एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, नेगेटिव वाले को 0 की साइड ले जाके पॉजिटिव लिख लेंगे। तो ये ज़्यादा समझ में आता है, ज़्यादा क्लियरली आपको स्पष्ट हो जाएगा। दिस लॉ स्टेट्स दैट इन ए क्लोज्ड लूप, क्लोज लूप होना चाहिए, ऐसा ना हो कहीं ओपन हो इस तरह से, तो फिर इसमें सेकंड लॉ नहीं लगेगा। लूप क्लोज होना चाहिए। इन ए क्लोज लूप द algebraic sum of the product of current and corresponding resistance is equal to the algebraic sum of the EMFs in that loop। जो मैथमेटिकली मैंने अभी लिखा था कि करंट और कॉरस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस की सम का प्रोडक्ट का सम मस्ट बी इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ जितने भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेज हैं वो। तो अब इसको अप्लाई करके देखते हैं। दोनों लूप हमारे पास हैं, स्टेटमेंट मैंने लिख दिया है दैट द क्लोज लूप द एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ करंट एंड कॉरस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ EMFs इन दैट लूप। तो इन द डायग्राम पहले फर्स्ट लूप को ये अप्लाई करके देखते हैं। फर्स्ट लूप का मैं अगर नाम लिखता हूं तो ABCDA, ये बताना ज़रूरी है। अब इसको बताने से क्या फ़ायदा है कि मैं A से B पे जाऊंगा, B से C पे, C से D पे, D से A पे, इस तरह से A से B, B से C, C से D, D से A। अब मेरी इस मूवमेंट की डायरेक्शन के अलोंग जो भी करंट होगी उसकी करंट और रेजिस्टेंस की प्रोडक्ट मैं प्लस लूँगा, और जो भी मेरी मूवमेंट के अगेंस्ट होगी करंट उसकी रेजिस्टेंस के साथ प्रोडक्ट को माइनस लिया जाएगा। इस साइन कन्वेंशन को याद रखना है, इसीलिए हमें ये लूप लिखना है ताकि हम अपनी डायरेक्शन याद रखें। तो फर्स्ट लूप में जब मैं A से B की तरफ गया तो ये करंट मेरे अगेंस्ट थी, इसलिए मुझे इसे माइनस लेना है I1 R1 की प्रोडक्ट को, माइनस I1 R1। उसके बाद B से C कोई करंट कोई रेजिस्टेंस नहीं है यहाँ पे। C से D मेरी मूवमेंट है C से D की तरफ और करंट की डायरेक्शन भी मेरी डायरेक्शन में ही है, इसलिए I2 और R2 इनकी प्रोडक्ट को प्लस लिया जाएगा, I2 R2। और कोई करंट किसी रेजिस्टेंस के साथ यहाँ मल्टीप्लाई नहीं हो रही है, A तक पहुँच गए। सिग्मा IR वाला पोर्शन ये हो गया, जितने भी करंट और रेजिस्टेंस की प्रोडक्ट थी सबको हमने सम कर लिया। अब आते हैं राइट साइड पे कि जो EMF है उनका भी अलजेब्रिक सम करिए। अब इसमें भी वही रहेगा कि मेरे मूवमेंट की डायरेक्शन देखते हुए अगर मैं किसी सेल के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, अपोजिट डायरेक्शन से मेरा मतलब क्या है कि हमेशा जो सेल की पॉजिटिव डायरेक्शन मानी जाती है वो उसके निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मानी जाती है। यहाँ भी निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मैं एक एरो लगा लेता हूँ, मेरी हेल्प हो जाएगी उससे। मेरा मूवमेंट है A से B की तरफ को और सेल की टेंडेंसी है मेरे अगेंस्ट, इसलिए मैं इस EMF को लूँगा माइनस का, बाद में लिख लेता हूँ। और दूसरी सेल को जब अपने मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए देखता हूँ तो इसकी डायरेक्शन मेरी ही डायरेक्शन में है, तो इसको मैं ले लूँगा प्लस। ये हो गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। ये साइन कन्वेंशन थोड़ा याद रखेंगे। पहली बात मैंने बताई, करंट और रेजिस्टेंस की प्रोडक्ट अगर मेरी ही डायरेक्शन में करंट है तो पॉजिटिव और मेरे मूवमेंट के अगेंस्ट है तो नेगेटिव। उसी तरह से सेल का कि मेरे मूवमेंट के अगेंस्ट वो करंट भेजना चाहती है, उसका मैंने एरो लगा लेता है पहले पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो उसका EMF मेरे अगेंस्ट है तो नेगेटिव और मेरी अकॉर्डिंग है तो पॉजिटिव।
सेकंड लूप को देखते हैं, उसकी क्या इक्वेशन बनती है। टेकिंग सेकंड लूप, और सेकंड लूप को भी नाम दे देते हैं, चलिए डी सी एफ ई डी, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डी सी एफ ई डी, ऐसे भी कह सकते थे डी ई एफ सी डी, कोई दिक्कत नहीं है। तो करते हैं, डी से सी गए, डी से सी मेरे मूवमेंट के अगेंस्ट है अब की बार E2, मेरा मूवमेंट है डी से सी की तरफ को और इसका एरो है अगेंस्ट। तो मैं पहले I2 R2 को ले लेते हैं इसकी लेफ्ट साइड के अकॉर्डिंग। तो डी से सी की तरफ देखते हैं, I2 R2 की प्रोडक्ट मेरे मूवमेंट के अगेंस्ट है, मेरा मूवमेंट डी से सी की तरफ, I2 R2 अगेंस्ट, तो माइनस का लेना पड़ेगा, माइनस I2 R2 सी से एफ तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो करंट और उसकी प्रोडक्ट कोई मायने नहीं रखती यहाँ पे। अब ये करंट है I3, यहाँ पे ये देखिए I3 आएगी इस तरह से आती हुई, फिर डी से सी, सी से एफ, एफ से ई, एफ से ई मेरा मूवमेंट इधर को है और I3 उल्टी जा रही है, तो यहाँ भी ये प्रोडक्ट मुझे माइनस ही लेनी पड़ेगी, I3 R3 इक्वल टू, अब इस लूप में एक ही EMF दिख रहा है E2 और वही मेरे मूवमेंट के अगेंस्ट है, तो उसको भी मुझे माइनस लेना पड़ेगा इस तरह से। तो तीनों का माइनस कॉमन लेकर काट ही देते हैं, अच्छा रहेगा, माइनस से जितना बच लें उतना अच्छा। तो सारे प्लस हो गए। यहाँ एक बात और ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट लॉ को ध्यान में रखते हुए I3 की वैल्यू I1 प्लस I2 पुट कर लेंगे, बिकॉज फ्रॉम जंक्शन लॉ I3 इक्वल टू है I1 प्लस I2। तो यहाँ पे मैं I3 की वैल्यू पुट करके और इसको चेंज कर लेता हूँ, तो मेरी इक्वेशन हो जाएगी I2 R2 प्लस I3 की जगह I1 प्लस I2 रखा, R3 इक्वल टू E2। चाहो तो इसको इक्वेशन 2 कर लीजिए। बस इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना होता है और जो भी वैल्यू हमें निकालनी है, हमें निकालने को दी गई है, वो हम इनको सॉल्व करके निकाल लेंगे। आगे का डेरिवेशन तो बस एज ए न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो यहाँ तक की दोनों इक्वेशन हम बना के छोड़ देंगे और ये हमारे किरचॉफ का सेकंड लॉ का स्टेटमेंट और इसका थोड़ा सा डायग्राम के साथ एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। तो आगे का तो न्यूमेरिकल पार्ट है, बस यही तो कंप्लीट हो गया। अब बात ये थी कि इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किस लिए कहा गया। लिख देता हूँ, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अब ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को समझने की कोशिश करते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड कैसे है ये। देखिए, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, V इक्वल टू W/Q। क्या था ये कि इन्फिनिटी से किसी चार्ज Q को किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क किया जाए, उस वर्क और उस चार्ज के रेशो को उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में। अगर दो पॉइंट हों और दोनों पे चार्ज को लाया जाए और एक पे लाने में वर्क डन W1 करना पड़े, दूसरे पे W2 करना पड़े उसी चार्ज को, तो पहले वाले पॉइंट पे पोटेंशियल हो जाना चाहिए V1 W1/Q, दूसरे वाले पे हो जाना चाहिए V2 W/Q, W2/Q। दोनों पोटेंशियल का डिफरेंस डेल्टा V हो सकता है। Q LCM आ जाएगा और W1 W2 का डिफरेंस डेल्टा W कह सकते हैं। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई की जाए तो डेल्टा W इक्वल टू डेल्टा V इंटू Q। और सेकंड लॉ में हमने पढ़ा था कि किसी लूप में नेट एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज 0, यानी डेल्टा V इक्वल टू 0, ये पढ़ा था लूप लॉ में।
तो अगर डेल्टा V इक्वल टू 0 में रखता हूँ यहाँ, बिकॉज फॉर ए क्लोज लूप समेशन ऑफ डेल्टा V इक्वल टू 0, तो देयरफॉर अगर डेल्टा V की वैल्यू 0 रखता हूँ तो डेल्टा W इक्वल टू आ जाएगा 0। और वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि वर्क डन मस्ट बी इक्वल टू एनर्जी। एनर्जी से ही वर्क हो सकता है, एनर्जी को ही वर्क में कन्वर्ट करते हैं हम। तो अगर वर्क 0 है तो फिर एनर्जी भी कंजर्व्ड रही। वर्क कहाँ से होता है? एनर्जी से, एनर्जी इज कंजर्व्ड। तो इस तरह से सेकंड लॉ में ये बात क्लियर हो जाती है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। नेक्स्ट चलते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं सेकंड लॉ के। ऐसे कुछ सर्किट होंगे, उनमें कुछ इक्वेशंस बनेंगी, उनको सॉल्व करेंगे। वो सॉल्व करने में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अब आप लोग 12th लेवल पे हैं तो मेहनत से तो घबराने की ज़रूरत है नहीं। आप लोग 11 साल पढ़ के आ चुके हैं, 11 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों को है, आप भी बड़े हो गए हैं और आपके अकॉर्डिंग प्रॉब्लम्स भी बड़ी हो गई हैं। तो सॉल्व करेंगे, आराम से हो जाएंगी, चिंता मत करिए। तो ले लेते हैं 1-2 एग्जाम्पल। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं इस तरह से, इसको हटा देता हूँ। एक 20 वोल्ट की सेल है जिसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 20 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस इसका नेग्लिजिबल है। ये किसी 3 ओम के रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड है। सर्किट को आगे इस तरह से जोड़ा गया कि दूसरी सेल, इसका E1 कह देते हैं, इसका E2 8 वोल्ट है। इसके सीरीज में भी एक रेजिस्टेंस है, R2 से बोल लेता हूँ, उसकी वैल्यू है 1 ओम, इसको R1 कह देते हैं। इस तरह से ये सर्किट है। मान लीजिए सर्किट का नाम रख देते हैं, चलो ABCD। चलो अब की बार ऐसे रखता हूँ ABCD। क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ कुछ 2 पॉइंट लिए गए हैं, ये E और ये F, कि E और F के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। अच्छा सवाल है। सबसे पहली बात तो E और F के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हमें सर्किट में करंट का पता करना पड़ेगा कि करंट कितनी फ्लो हो रही है। तो अभी E और F को भूल जाइए और अपना ये सर्किट पे विचार कीजिए कि ये एक लूप बना हुआ है जिसको हम किरचॉफ के सेकंड लॉ से हल करने की कोशिश करेंगे। तो मैं अपने लूप को कंसीडर कर लेता हूँ A से B, B से C, C से D और E से D से A। तो इसको हमें क्वेश्चन हमारा ये है, इन द डायग्राम फाइंड, चलिए वर्ड्स में लिख रहा हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन E एंड F। उसको VEF भी कह सकते हैं या VE माइनस VF, ये थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। VF माइनस VE क्यों नहीं कहा? तो ध्यान देंगे कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे आता है। करंट, ये 20 वोल्ट की बैटरी है, ये 8 वोल्ट की है, तो ज़्यादा पावर की ये है, इसकी करंट ही डोमिनेट करेगी सर्किट में, यानी करंट बहने वाली है। जो भी करंट होगी सर्किट की, मान लीजिए I, तो वो बड़ी सेल के कारण डोमिनेट करेगी, तो इस तरह से करंट बहेगी। करंट जितना आगे बहती जाएगी वोल्टेज ड्रॉप होता जाएगा, यानी यहाँ का पोटेंशियल F के मुकाबले ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि करंट बहते बहते E के बाद में F पे जाएगी और जैसे जैसे
आगे बढ़ती जाएगी पोटेंशियल ड्रॉप ज़्यादा होता जाएगा। तो यहाँ का पोटेंशियल हाई रहेगा, यहाँ का पोटेंशियल लो रहेगा, इसलिए हाई पोटेंशियल में से लो पोटेंशियल ही हम यहाँ पे माइनस करेंगे, वी ई माइनस वी एफ। वी एफ माइनस वी ई कर दिया तो आंसर हमारा माइनस में आ जाएगा। खैर, इस बात को आगे बढ़ाएंगे। तो पहले मैं कह रहा था कि इसमें करंट आई की वैल्यू निकालते हैं। हम किरचॉफ का सेकंड लॉ लगाते हैं। फ्रॉम किरचॉफ्स सेकंड लॉ, जिसे हमने लूप लॉ भी कहा था, क्या था कि एक तरफ सिग्मा आई आर हमने लिए थे और दूसरी तरफ सिग्मा ई लिए थे। सिग्मा आई आर एक तरफ, सिग्मा ई एक तरफ। तो सिग्मा आई आर में लेते हैं अपनी डायरेक्शन को देखते हुए। पहले इस लाइन में तो कोई आर था नहीं, बी से सी में एक आर है 1 ओम का, और करंट ये हमने आई मानी है जिसकी वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं। तो बी से सी में आया हमारा आई इंटू 1 ओम, या एक बार उसकी टर्म में लिख देता हूँ, यानी आई आर 2। उसके बाद सी से डी और डी से ए, इसी डायरेक्शन में मेरी करंट है। तो आई और इस R1 की वैल्यू जो 3 ओम है, इसकी प्रोडक्ट भी प्लस आनी चाहिए, प्लस आई इंटू R1 इक्वल टू आई और आर जितने भी थे उनकी प्रोडक्ट हो गई। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स देखते हैं। पहले निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ एरो लगा लेता हूँ, यह हेल्प करेगा। जहाँ भी मुझे सेल दिखे उसका एरो लगा लीजिए निगेटिव से पॉजिटिव। अब अपने मूवमेंट की डायरेक्शन देखता हूँ। इस सेल का EMF मेरे अगेंस्ट है, इसलिए मुझे 8 को माइनस लेना पड़ेगा। आगे गया अपने मूवमेंट को देखते हुए, इस सेल का EMF मेरी डायरेक्शन में है तो उसको मुझे प्लस ले लेना चाहिए। चलो अभी सिंबल के रूप में लिखता हूँ E2 माइनस और E1 प्लस। अब इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। चलिए आई कॉमन ले लूँ पहले, R2 प्लस R1 ऐसे लिख के यहाँ पे माइनस E2 प्लस E1। इन सब की वैल्यू डायग्राम में दी गई है, रख लेते हैं। R2 की वैल्यू हमारी थी 1 ओम, R1 की वैल्यू थी 3 ओम, E2 8 वोल्ट माइनस का रहेगा और E1 20 प्लस का। तो कुल मिला के ये हो गया हमारा 4i और राइट साइड में हमारा बचा 12। तो I की वैल्यू हमारी आ गई 3 एम्पियर। लेकिन ये हमसे पूछा नहीं गया था, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस E और F के बीच में निकालने के लिए इसकी ज़रूरत तो है। तो अब आगे बढ़ाते हैं इसको। E और F के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए भी हम किरचॉफ के सेकंड लॉ का ही सहारा लेते हैं। वो थोड़ा सा आसान पड़ जाता है, और तरीके भी हैं निकालने के, लेकिन मैं समझता हूँ ये शायद ज़्यादा आसान पड़ जाएगा, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। मैं एक इमेजिनरी सर्किट लाइन मान लेता हूँ कि भाई एक इमेजिनरी लाइन है ये, जिसमें भी कोई करंट पास हो रही होगी। अगर इन E और F के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वहाँ करंट और रेजिस्टेंस की प्रोडक्ट IR के टर्म में एक बार इमेजिन करके देखते हैं कि इस लाइन में कोई करंट गई होगी, कोई रेजिस्टेंस होगा, उसकी प्रोडक्ट जो आई होगी IR, वही V और E और F के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है VEF। यानी अपनी इस इक्वेशन में एक इनमें से IR कोई ऐसा मान लेते हैं जिसको मैं V लिख लेता हूँ। तो इसको जस्ट इमेजिन करते हुए मैं लेके चलता हूँ। चलिए यहाँ लिख देते हैं, टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन E एंड F। तो उसी तरह से किरचॉफ का सेकंड लॉ अप्लाई करता हूँ। एक तरफ I और R की प्रोडक्ट और एक तरफ E की प्रोडक्ट, E का अलजेब्रिक सम। तो अपना लूप ऐसे ही लेता हूँ A E F D A। क्योंकि मैंने इसको इमेजिनरी माना है इसलिए रियलिटी में नहीं है वो, तो डायरेक्ट लिख लेता हूँ कि यहाँ जो I और R की प्रोडक्ट आई होगी वो मेरी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग है, इसलिए मैं उसकी प्रोडक्ट को IR ना लिख के VE माइनस VF लिखता हूँ। V के दो पार्ट कर लिए हैं, इनका डिफरेंस कोई वोल्टेज ही आएगा। ये तो हो गया मेरा वो IR की प्रोडक्ट, और आगे अपनी डायरेक्शन में चलते हुए ये करंट और ये रेजिस्टेंस की प्रोडक्ट आने वाली है, यानी I इंटू R1
और ये मेरा हो जाना चाहिए, इस लूप में मेरा एक ही ईएमएफ पड़ रहा है 20, यानी E1। आई की वैल्यू मेरी आ चुकी है 3 एम्पियर, R1 3 ओम, ये मुझे निकालना है। यहाँ जो रेजिस्टेंस इमेजिनरी मैंने माना है, आई और आर की वैल्यू, आई आर ना लिख के यहाँ पे इसकी तरह VE माइनस VF लिख लिया, VE माइनस VF इक्वल टू ये 20, ये आ गया मेरा 9 प्लस VE माइनस VF इक्वल टू 20। तो VE माइनस VF आ जाना चाहिए 9 उधर लेस करके 11 वोल्ट। ये हमें आंसर निकालना था कि ए और बी के, ई और एफ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आना चाहिए 11 वोल्ट। तो अगर मैं इसको इमेजिनरी लाइन नहीं मानता तो फिर मुझे कि भाई ये पॉजिटिव टर्मिनल के पास है, हाई पोटेंशियल पे है, ये नेगेटिव टर्मिनल के पास है, लो पोटेंशियल पे है, तो VE माइनस VF, और फिर मैं लूप का कैसे करता, उसमें थोड़ी दिक्कत आती। इसमें थोड़ी आसानी हो जाती है कि अपने इसको इमेजिन कीजिए और एक लूप बनाइए और फटाफट हो जाता है। यहाँ कोई रेजिस्टेंस करंट मान के IR एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, इस IR को VE माइनस VF लिख लीजिए, आराम से हो जाएगा। अब आप ये कह सकते हैं कि सेकंड लूप से भी तो आना चाहिए, वही बिल्कुल आना चाहिए। सेकंड लूप से भी एक बार मैं करके दिखा देता हूँ। वैसे एग्जाम में करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, एक लूप से निकाल दिया सफिशिएंट है। खैर सेकंड लूप से भी देखते हैं। इस वाले लूप से अगर मैं देखता हूँ EBCFE से, तो ये B से C की तरफ देखता हूँ, ये जो करंट 3 एम्पियर आई थी पीछे से वही आ रही है। तो 3 इंटू R2 या I इंटू R2, चलो इसको फर्स्ट कह देता हूँ, इसको फॉर सेकेंड लूप। तो I इंटू R2 मेरी डायरेक्शन में चल रहा है, प्लस है, लेकिन यहाँ F से E अब मैं उल्टा जा रहा हूँ, यानी VF माइनस VE मुझे लिखना चाहिए। तब तो मेरी डायरेक्शन ये थी कि VE माइनस VF मैंने लिख लिया था। तो अगर मैं अपनी डायरेक्शन के हिसाब से, क्योंकि इस डायरेक्शन को तो मैंने ऐसे लिया था और ये मेरी डायरेक्शन के अपोजिट है अब, तो मुझे वहाँ माइनस लिख देना चाहिए, माइनस VE और V, ये जो आया था मेरा VE माइनस VF, VE माइनस VF इधर को है और मैं अब की बार इधर को मूव कर रहा हूँ, तो वो वैल्यू मेरी माइनस की हो जाएगी, जो मैंने बताया था कि यहाँ इमेजिनरी रेजिस्टेंस मानते हुए उसमें करंट मेरी डायरेक्शन के अपोजिट जा रही है, तो आई और आर की प्रोडक्ट मैंने माइनस लूँगा। उस आई आर की प्रोडक्ट को मैंने VE माइनस VF लिखा है। क्लियर है? अब आते हैं इस लूप का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये है मेरा मूवमेंट इधर को है, इसका EMF का एरो उल्टा लगा रखा है, तो ये माइनस का होना चाहिए। आई की वैल्यू थी 3 एम्पियर, R2 की वैल्यू है 1 ओम, माइनस VE माइनस VF इक्वल टू -8। तो माइनस VE माइनस VF क्या हो जाता है, इस 3 को उधर ले जाके माइनस का 11, माइनस से माइनस कैंसिल, सेम आंसर आ जाना चाहिए, वही 11 वोल्ट। तो एक अच्छा क्वेश्चन है। तो कहीं भी अगर वहाँ पे सर्किट का कनेक्शन ना देके और किन्हीं दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाए, तो इमेजिनरी एक रेजिस्टेंस वहाँ कंसीडर कर लीजिए, उस पोटेंशियल डिफरेंस को, उस रेजिस्टेंस और करंट की प्रोडक्ट मान लीजिए ऐसे ही, और किरचॉफ का सेकंड लॉ बड़ी हेल्पफुल आपको रहेगा उस टाइम। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक और। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से। सेकेंड एग्जाम्पल इस तरह से है, एक ये सेल है, ई सेल नाम दिया गया है, ये 2 वोल्ट की है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी 2 ओम है। दूसरी सेल 1 वोल्ट की है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी 1 ओम है। तीसरी सेल है
3 वोल्ट की है। इस सेल का नाम F है, इस सेल का नाम G सेल दिया गया है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी 3 ओम है। एक सेल यहाँ पे जुड़ी हुई है इस तरह से, ये 1 वोल्ट की है, इसका नाम है H और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी 1 ओम ही है। जितना EMF उतना ही इंटरनल रेजिस्टेंस मैग्नीट्यूड के हिसाब से। यह है ABCD और B और D के बीच में एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है 2 ओम का और इस B से D के बीच का हमें पूछा गया है पोटेंशियल डिफरेंस। 2 बातें पूछी गई हैं, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया है। क्वेश्चन है इस तरह से, इन द डायग्राम फर्स्ट पार्ट है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, बिटवीन B एंड D और सेकंड पार्ट में पूछा है टर्मिनल पोटेंशियल्स ऑफ सेल्स G एंड H। जब सर्किट में करंट फ्लो हो रही है तो इस सेल के टर्मिनल्स के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा और इस सेल के टर्मिनल्स के बीच कितना, एक तो ये पूछा है फर्स्ट पार्ट में B और D के बीच का पोटेंशियल पूछा है। तो B और D के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस तो तब तक नहीं आ सकता जब तक B और D के बीच की हमें करंट ना पता चल जाए। तो सबसे पहले करंट पे विचार करते हैं कि करंट को कैसे निकाला जाए। मान लेते हैं इस सेल ने करंट भेजी है सर्किट में, इन दोनों ने, क्योंकि दोनों सीरीज में हैं, दोनों का नेट EMF ही सर्किट में करंट भेजने वाला है, तो मान लेते हैं वो करंट है I1। उसी तरह से ये दोनों भी एक ही सीरीज में हैं, तो इन दोनों के EMF भी अपोजिट हैं, तो मान लेते हैं ये कॉम्बिनेशन करंट भेजता है I2। बड़े ध्यान से करेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन बताया गया था कि सीरीज में जितनी भी सेल जुड़ी हुई होंगी सबकी कंबाइंड करंट एक ही बनेगी। तो यहाँ से यहाँ तक सीरीज कॉम्बिनेशन है, इसलिए इन दोनों की जो करंट होगी वो सेम ही होगी। ये दोनों सीरीज में है, इन दोनों की कंबाइंड करंट जो भी होगी सेम होगी। अब जैसे ही जंक्शन पे जाते हैं वहाँ पे किरचॉफ का फर्स्ट रूल बड़े ध्यान से अप्लाई करते हुए और इन करंट्स को डिवाइड कर लेंगे। मान लेते हैं कि I2 करंट जब इस जंक्शन D पे गई तो उसमें से I1 डिवाइड होकर ऊपर चली गई और I2 में से I1 लेस होके ये करंट इसमें आई। अब एक बात ध्यान रखने की यह है कि किसी सेल से जितनी करंट निकली है पॉजिटिव टर्मिनल से, उसके निगेटिव टर्मिनल में उतनी ही करंट एंटर होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो अपनी सर्किट में कहीं हमारी मिस्टेक हो चुकी है। तो देख लेते हैं एक बार। अगर I2 यहाँ से चली है तो I1 उधर डिवाइड होकर मान लेता हूँ उधर गई, तो I2 में से I1 लेस होके I2 माइनस I1 इधर को आई। इस जंक्शन पे फिर किरचॉफ लॉ लगाइए। उधर से कितनी आ रही है I1, इधर से कितनी आई I2 माइनस I1, दोनों को यहाँ कंबाइन कीजिए। I1 पॉजिटिव से निगेटिव कट जाएगा, वही I2 सेल में चली जाएगी। तो इस तरह से एक तो डायग्राम को ठीक करेंगे और अब I2 माइनस I1 की वैल्यू निकाल के और BD का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने की कोशिश करते हैं। तो इस टाइम मेरे पास हैं 2 लूप, दोनों में किरचॉफ रूल लगाते हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इस तरह से। फॉर फर्स्ट लूप में अपना लूप का नाम लिख देते हैं पहले, A B D A। कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं, A D B A B ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो A D B A लेता हूँ तो इक्वल टू से पहले जितने भी करंट और रेजिस्टेंस की मल्टीप्लाई है वो ले लेता हूँ। एक मेरी करंट है I1 और ये रेजिस्टेंस 1 ओम, I1 इंटू 1। फिर दूसरा आया ये I2 माइनस I1 इंटू 2, लेकिन ये मेरी डायरेक्शन के अपोजिट है। मेरा मूवमेंट हो रहा है B से D की तरफ को और ये करंट आ रही है उसके अपोजिट, तो उसको मुझे माइनस लेना पड़ेगा। -2 इंटू I2 माइनस I1, ये रेजिस्टेंस है, ये करंट है। उसके बाद D से
चलिए मैं पहले आई को पहले लिखा था तो इसको पहले लिख देता हूँ, I2 माइनस I1 इंटू 2। फिर डी से ए की तरफ आया, करंट भी मेरी डायरेक्शन में है तो I1 और 2 की प्रोडक्ट भी मेरी प्लस होनी चाहिए, प्लस I1 इंटू 2 ओम। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स देखते हैं राइट साइड में, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ को एरो लगा लेते हैं ताकि हेल्पफुल रहेगा। ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मेरी डायरेक्शन में है और ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मेरे अगेंस्ट है, तो 1 को माइनस और 2 को प्लस लेते हुए इस तरह से कर लेते हैं। ब्रैकेट खोल लेते हैं एक बार, I1 माइनस 2I2 प्लस 2I1 प्लस 2I1 इक्वल टू 1। तो 2I1 और ये 1I1, ये हो गए 5I1 माइनस 2I2 इक्वल टू 1। फर्स्ट लूप की जो फर्स्ट इक्वेशन बन के आई वो इस तरह से आ गई। अब सेकंड लूप को लेते हैं। सेकंड लूप को भी मैं ले लेता हूं, यानी बी सी डी बी, इस तरह से। बी से सी में गए, करंट I2 है, रेजिस्टेंस 3 ओम है, तो I2 इंटू 3। सी सी डी में ये है I2 इंटू 1 ओम प्लस सी रहेगा। डी से बी आए, I2 माइनस I1 मेरी डायरेक्शन में आ रही है, इसको भी प्लस लेंगे, इक्वल टू। उसी तरह से ये EMF निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ पॉजिटिव एरो लगा लेते हैं। बी से सी की तरफ मूवमेंट है तो ये एरो भी उसी डायरेक्शन में है, तो ये 3 वोल्ट को मैं प्लस लूँगा और इसका EMF अगेंस्ट है तो उसको माइनस ले लेता हूँ। एक बार ब्रैकेट खोल लेते हैं, 3I2 प्लस 1I2, ब्रैकेट खोलता हूँ तो प्लस 2I2 माइनस 2I1 इक्वल टू 2। कितना हो जाएगा? I2 6I2 हो गए। चलो 2I1 को पहले लिख लेता हूँ और 6I2 को बाद में, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इक्वल टू 2। ये मेरे सेकंड लूप की इक्वेशन हुई। तो सेकंड लॉ को थोड़ा सा केयरफुली अप्लाई करिए, इक्वेशन बनाइए और फिर कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट होता चला जाएगा। बस ये प्लस माइनस वाला जो पॉइंट है इसको ध्यान रखेंगे कि अपने मूवमेंट की डायरेक्शन में ही करंट है तो IR की प्रोडक्ट पॉजिटिव, अदरवाइज निगेटिव। उसी तरह से EMF अपने को सपोर्ट करता हुआ है अपनी डायरेक्शन में तो पॉजिटिव, नहीं तो निगेटिव। तो खैर फटाफट कर लेते हैं हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। 2I2 माइनस है फर्स्ट इक्वेशन में, 6I2 प्लस है सेकंड इक्वेशन में। अगर फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6I2 एलिमिनेट हो जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 3, तो 15I1 माइनस 6I2 इक्वल टू 3। इसको चलो मैं थर्ड इक्वेशन लिख लेता हूँ, सेकंड इक्वेशन को इसके नीचे लिखें तो माइनस 2I1 प्लस 6I2 इक्वल टू 2, ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। अगर मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ तो 6I2 से 6I2 कैंसिल हो जाना चाहिए। 15I1 से 2I1 लेस होके बचता है 13I1 और इधर हमारा होता है 5। तो I1 की वैल्यू हमारी निकल के आती है 5/13। बड़ी अजीब सी वैल्यू है लेकिन इस तरह की आ सकती हैं। I1 की वैल्यू 5/13, लेकिन BD का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए मुझे I1 के साथ साथ I2 भी चाहिए, तो I2 को भी निकाल लेते हैं। इक्वेशन 1 में I1 की वैल्यू पुट कर लेते हैं, I2 की वैल्यू निकाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। कितनी है इक्वेशन ये? 5, I1 की वैल्यू 5/13 माइनस 2I2 इक्वल टू 1। थोड़ा सा जगह कम है लेकिन हो जाएगा यहाँ पे। ये हो गया 25/13 माइनस 2I2 इक्वल टू 1। 2I2 माइनस का है, राइट साइड ले जाता हूँ, 1 को माइनस करके लेफ्ट साइड ले जाता हूँ,
तो 25/13 - 1 = प्लस का 2i2, ये लेस हो गए, आप बेहतर जानते हैं 12/13 बचेगा इक्वल टू 2i2, 2 से 12 कट सकता है 6 टाइम्स। तो करंट I2 की वैल्यू भी हमारी इजीली आ गई 6/12 एम्पियर। ये आई थी हमारी 5/13 एम्पियर। I1 I2 दोनों हमारे पास हैं, तो B और D के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फर्स्ट पार्ट का सीधा निकल सकता है ओम्स लॉ से, V = IR। तो चलिए मैं यहाँ से इसको हटा के और आगे बढ़ जाता हूँ फटाफट। तो देयरफॉर, एक मिनट, तो देयरफॉर फर्स्ट पार्ट यहाँ से निकालते हैं अब, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड D। D पे हायर पोटेंशियल है, हम जानते हैं करंट इधर को बह रही है, पहले इस बात को पता लग गया था, तो VDB कह सकते हैं, जिसका मतलब है VD - VB, और उसकी वैल्यू आएगी हमारी जो करंट है उसमें I2 - I1, और जो उसमें रेजिस्टेंस है 2 ओम का, वो ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है। I2 की वैल्यू हमारी आई थी 6/13, I1 की वैल्यू आई थी 5/13, ये हमारी वैल्यू है, और आगे 2 की मल्टीप्लाई है, अंदर 1/13 बचा, 2 से मल्टीप्लाई हुई, डिवाइड कर लेते हैं, एक बार पॉइंट लगा के 20 हो जाएगा, आगे आप कर लेंगे इसको। ये आ जाएगा 0.154 वोल्ट, कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा। तो पहला आंसर हमारा आ गया कि B और D के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है 0.154 वोल्ट। बस थोड़ा कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है, वैसे सिंपल है बिल्कुल कैलकुलेशन, कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब पूछा है इन दोनों के टर्मिनल पोटेंशियल्स। टर्मिनल पोटेंशियल और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का फॉर्मूला V = E - IR पढ़ रखा है हमने, तो उसको लगा लेते हैं। सेकंड पार्ट, टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ सेल G, इस वाली सेल का टर्मिनल पोटेंशियल निकालते हैं। टर्मिनल पोटेंशियल का फॉर्मूला था हमारा V = E - IR, उस सेल के लिए जिससे करंट ली जा रही हो। ये सेल करंट दे रही है, देखो इसके पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट इससे डिस्चार्ज हो रही है, तो ये फॉर्मूला ठीक रहेगा इसके लिए। तो V की जगह लिख देता हूँ VG, टर्मिनल पोटेंशियल G का, इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EG, इससे जो करंट पास हो रही है वो I2, और इंटरनल रेजिस्टेंस इसका 3 ओम है। अब वैल्यू लिख लेंगे, तो VG = E की वैल्यू थी इसकी 3 वोल्ट, IG की वैल्यू आई थी हमारी 6/13, और रेजिस्टेंस है इसका 3 ओम। तो कितना बन जाता है, चलो 3 कॉमन ले लेता हूँ, ये आसान पड़ जाएगा शायद। तो यहाँ बचेगा 1 - 6/13, तो कितना हो जाएगा 3 × 7/13, यानी 21/13। इसको आप डिवाइड कर लीजिए, वन 1.61 या 62 अप्रोक्सीमेट इतने वोल्ट के पास आ जाना चाहिए। यानी जब सेल से करंट ली जा रही है तो उसके टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट नहीं आएगा, 1.61 वोल्ट के आसपास आ जाएगा, यही करीब करीब इसका आधा। यही अब दूसरी सेल के लिए अप्लाई करते हैं। दोनों सेल का पूछा है G और H का, तो सेकंड सेल को मैं यहाँ ले लेता हूँ। एंड टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ सेल H, उसी तरह से V = E - IR ही कोशिश की लगाने की, लेकिन सेल पे विचार किया एक बार
कि करंट तो इसके पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर रही है, यानी ये सेल तो चार्जिंग पे है, तो इसलिए इसके टर्मिनल पोटेंशियल की वैल्यू तो ईएमएफ से ज़्यादा आएगी, यानी उसमें हम कहते हैं कि हम प्लस, मैं बता चुका हूँ कि ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा थोड़ा। तो यहाँ पे मैं एच सेल के लिए पोटेंशियल टर्मिनल वी एच लिख लेता हूँ, उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को ई एच कह देता हूँ, और उसमें करंट फ्लो हो रही है I2। आर की वैल्यू 1 ओम दे रखी है, फटाफट उनकी वैल्यू रख लेते हैं। तो वी एच इक्वल टू 1 प्लस I2 की वैल्यू थी 6/13 और ये थी 1, तो आ जाएगा 1 + 6/13, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 19/13। सॉल्व कर लेंगे इसको। तो 1.46 वोल्ट के आसपास आ जानी चाहिए। तो इस तरह से ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन होना मुश्किल था, इसीलिए ऐसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए किरचॉफ्स के लॉज की ज़रूरत पड़ी, जो बहुत इम्पोर्टेंट साबित हुए। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच। इनकी और प्रैक्टिस करिए ऐसे क्वेश्चंस की, और किरचॉफ्स लॉ को जितना भी हो सके अच्छे से तैयार कीजिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।